रिकॉर्डिंग जरूर कर देना, क्योंकि वो रिकॉर्ड करना पायस वाली रिकॉर्डिंग दिखेगी। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर हम इसके टॉपिक्स की बात करें तो इसमें टॉपिक है आपका हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, फोर्थ टॉपिक है आपका एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वंशिका तुम्हें आवाज़ आ रही है? इसके बाद है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, सिक्स लेटेंट हीट, हीट रेडिएशन, Wentz displacement law और स्टेफेंस लॉ। ठीक है, तो मोटा मोटी ये आपके 8 टॉपिक है, 9 टॉपिक के आसपास है ना। इसको अगर हम डेज में डिवाइड करें तो मेरी कोशिश तो है आज कि 4 टॉपिक आज कवर कंप्लीट करेंगे हम, फिर ये और फिर 3 क्लास में कोशिश करेंगे। क्लास 1, अब जो क्लास मिस करेगा उसका सिलेबस गायब हो जाएगा, ये देख लेना पक्का। अब मैं बैकअप दूंगा ही नहीं, जो मर्जी वो करो, जो मर्जी हो, बैकअप नहीं देने वाला मैं। अब आई एम वेरी रिजिड अबाउट बैकअप नाउ, तो 2 महीना बचा हुआ है, कराते रहूँगा पुराना ना, तो ये से खून इसमें से निकाल के चूस लिया जाएगा, मैं मर भी जाऊँगा, नंबर भी नहीं आएगा। इससे बेटर है वो तो बच्चे आए नहीं यार, संस्कार तो आ जाता है, संस्कार सिद्धि तो आनी चाहिए थी। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। नहीं हो रही है, अब हो रही है ना, अब रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, वो मैंने देख लिया था, वो बस लास्ट में आ रही है। मैंने कल देखा था ना, कल मैंने अपलोड भी लगाया था। सिलेबस का मैंने ब्लूप्रिंट बना लिया है। नवंबर ख़त्म होते होते तुम्हारा वेव ऑसिलेशन हो जाएगा 3 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर बचेगा, वो दिसंबर में जाएगा, और फिर जनवरी में होगी रिवीजन, फरवरी पेपर। ये शेड्यूल मैंने बनाया है अपने दिमाग में। और मेरे को थोड़ा 10th वालों से भी आराम मिल जाएगा, प्री बोर्ड होगा वो आएंगे ही नहीं, तो वो स्लॉट खाली हो जाएगा, उसी में बुलाऊंगा मैं MWF में बच्चों को। अप्रूव कर दो। आप देखो कौन है ये, बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है बच्चे? आरोही मेरी आवाज़ आ रही है? या आरोही अब ज्वाइन किया? आरोही, अच्छा आप ज्वाइन, हाँ अब आ रही है, अब आ रही है ना आरोही? आप इसमें से आरोही शायद नहीं ज्वाइन किया अभी। आओ हीरो, ये हमारे सेंटर का हीरो है, चार्मिंग बॉय। एक तरफ इमरान हाशमी और अक्की बॉलीवुड है ना, ऐसे एक तरफ हमारे सेंटर का आयुष और पूरा सेंटर एक तरफ। कैसा रहा डायलॉग?
बढ़िया बनाना तुम्हारे लिए लिखा मैंने रात को। समझो तुम क्यों खुद सोचते रहो क्यों लिख रहे सर मेरे लिए। तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, यू आर माई फेवरेट। तुम आगे बिटिया कैसा रहा बर्थडे में? कौन सा केक था, पाइनएप्पल केक था या देखो ये शेड्यूल है इस चैप्टर का। चैप्टर ये 11 है, अगर मैं ठीक हूँ तो पता नहीं, देख लेना बुक के हिसाब से 11th है, 11 चैप्टर है सलोरा से। और 3 क्लास में एक पीछे होगा, है ना, फ्लूइड की बात है। 3 क्लास में इसको कंप्लीट करना है। और नवंबर में आपका चैप्टर कंप्लीट होगा वेव एंड ऑसिलेशन। तो नवंबर में ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बचेगा 2 केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, वो दिसंबर के 15 दिन में हो जाएगा वो भी, ठीक है। चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। बच्चे ये बताओ मैटर किसको कहते हैं? आयुष व्हाट डिफाइन मैटर? क्लास 9th है ना, क्लास 9th में हमने पहली बार मैटर शब्द का नाम सुना था। मैटर, डिफाइन मैटर, एनीथिंग दैट हैज अ स्पेस वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। मैटर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर में हमें बेसिकली इन तीनों के, वैसे मेनली तो सॉलिड पे जाएगा, कि अगर हम टेम्परेचर में चेंजेस करें, टेम्परेचर में तुम लोग को भी उल्टा दिख रहा है क्या? अच्छा, इन लोग को तो सीधा दिख रहा है ना बच्चों को। वंशिका सीधा दिख रहा है? एनीवे कोई इशू नहीं, ठीक है, मेरी बात समझना। हमें इनमें टेम्परेचर चेंज करने से जो जो प्रॉपर्टी जनरेट होगी, जैसे तुम लोगों ने ध्यान, पता नहीं कभी सुना भी होगा वैसे, जैसे रेल की पटरियाँ होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। रेल की पटरियों में जब 2 रेल की पटरी रखी रहती है ऐसे, तो बीच में गैप होता है, पूरा चिपकाते नहीं है। क्यों? जब इस पर रेलवे, जब पहिया रेल का चलेगा तो इसमें होगी फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से होगी हीट जनरेट होगी। तो ये ना मेटल एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंड भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, दोनों होता है। तो एक्सपेंड होकर बीच में जगह इतनी रहे कि जगह ले ले, इसलिए हम लोग थर्मल एक्सपेंड। और कहाँ पे देखा गया था? बहुत से लोग अरे बहुत सारे लाइफ में एग्जाम्पल थर्मल एक्सपेंशन के। अब यहाँ पे एक वर्ड है हीट, पहला वर्ड है हमारा हीट। हीट का मतलब क्या समझते हो? अगर हम सरल भाषा में, एकदम लेमन लैंग्वेज में पूछें तो आप हीट के बारे में क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय हीट? जैसे हमने कहा आज बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, या हमने कहा आज बहुत गर्मी, तब किसी एनर्जी के बारे में बात कर रहे होंगे। अब मुझे ये बात बताओ कि अगर हम ये बोले कि आज बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है, या लखनऊ में दिल्ली की तुलना में कम ठंड है, या दिल्ली में लखनऊ की तुलना 5 गुना ज़्यादा ठंडी है, ये सारा जो स्टेटमेंट, इसमें कोई क्वांटिफिकेशन नहीं हो रहा है, नंबर्स नहीं आ रहे हैं, और इस स्टेटमेंट में बहुत क्लियर नहीं है कि सर कितनी ठंडी है, कितनी गर्मी है, हम कुछ कंपेयर नहीं कर पा रहे। तो डिग्री ऑफ, अच्छा कोई चीज़ बहुत ठंडी है, उसको यहाँ पे समझा जाएगा फिजिक्स में कि कोई चीज़ बहुत कोल्ड है, इसका मतलब कि वो उतनी कम गर्म है। हमने 2 कप लिया, ठीक है, एक इसमें कोल्ड वाटर है, एक में हॉट वाटर है, तो समझाया गया फिजिक्स में जैसे कि जो हॉट वाटर है वो इसलिए हॉट है कि वो उतना कम एनर्जी है जितना गर्म के पास है, लेस एनर्जी है। बहुत स्टार्टिंग में जब फिजिक्स या साइंस डेवलप हो रहा था तो एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, कैलोरी करके नाम था, है ना, उन्होंने दिया था। उन्होंने सबसे पहले बोला कि ये जो कोई भी सब्सटेंस बहुत गर्म या ठंडा है, ये खास तरह का फ्लूइड एग्जिस्ट करता है जो कि उस सब्सटेंस के अंदर जब घुस जाता है तो वो गर्म हो जाता है, जो कि काल्पनिक है, फेल हो गया बाद में मॉडल। उन्होंने कहा कि अगर लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक, उन्होंने कहा एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है जो इसके अंदर इंटर करता है, जब ये लिक्विड फ्लूइड इंटर करता है तो इसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, बहुत ही बेतुका सा स्टेटमेंट है आज के हिसाब से, बट ये बात हो रही है आज से 400-500 साल पहले, तब तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो कैलोरी ने ये बोला कि हीट जो है एक
इनविजिबल, वेटलेस एंड ऑर्डरलेस फ्लूइड है, जो किसी बॉडी में जब इंटर करती है तो उस बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। और जब उस बॉडी से बाहर निकलता है, यही फ्लूइड जब बॉडी से बाहर निकलता है, रिलीज होता है, ये कोल्ड हो जाता है। हालांकि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अब तो हम पढ़ चुके हैं, दिस इज स्टेटमेंट गलत। पर पहली बार इसने बोला ये फ्लूइड है, इसका नाम रखा कैलोरी। क्या नाम रखा गया? कैलोरी। इस फ्लूइड का नाम रखा गया कैलोरिक। जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा और साइंस डेवलप हुआ, मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ, तो बहुत सारे थ्योरी दी गई हीट की। कहा गया कि हर मैटर एटम से बना हुआ है और हर एटम वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने की वजह से हो सकता है कि उन कॉन्जुगेटिव एटम या साइड बाय एटम के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता होगा। उस फ्रिक्शन से एक नई प्रॉपर्टी जनरेट हुई, जिससे टेम्परेचर राइज हुआ, उसको बोला गया हीट। उसको बोला गया हीट। थोड़ा और डेवलप हुआ और हीट इज अ एनर्जी ट्रांजिस्ट बोला गया है। कहा गया हीट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। हम एक ठंडा कप, एक हॉट कॉफ़ी ले आए, इस रूम में रखे, थोड़ी देर के बाद वो हॉट कॉफ़ी जो है वो कोल्ड हो गई। वो इसलिए कोल्ड हो गई बिकॉज उसने अपना टेम्परेचर इस रूम में रिलीज कर दिया, सराउंडिंग में। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि अगर हम एक हॉट कॉफ़ी लाते हैं यहाँ पर, तो ये हॉट कॉफ़ी कोल्ड इसलिए हो गई, हॉट कॉफ़ी कोल्ड इसलिए हो गई बिकॉज वो अपनी एनर्जी को सराउंडिंग में रिलीज कर दी। ये थोड़ा और बोला जाएगा कि व्हेन टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे टू बॉडी कैसे है? जो कॉफ़ी का बॉटल है वो एक बॉडी हो गया, और जो सराउंडिंग गैस है वो भी बॉडी है तो बॉडी गैस है ना। तीन तरह की बॉडी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कॉफ़ी ले आए, वो सॉलिड है, मान लो कप में है, उसके अंदर लिक्विड है, और सराउंडिंग क्या है? गैस। तो वो लिक्विड गैस के एरिया में कांटेक्ट में आए और उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया, ट्रांजिस्ट किया। तो कहा गया हीट जो है, हीट इज अ ट्रांजिस्ट फॉर्म। ट्रांजिस्ट का फॉर्म मतलब हीट वो प्रॉपर्टी होती है जो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। अपनी एनर्जी को, मेरे फिर समझने को सीखेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, उसको बोला गया हीट। क्या बोला गया? फिर समझते हैं। मैंने ये स्टेटमेंट चालू किया था कि मैंने कहा कि लखनऊ में दिल्ली से ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर कितनी ज़्यादा पड़ती है? मैंने कहा बहुत ज़्यादा पड़ती है। बोले कितना बहुत ज़्यादा पड़ता है? कोई नंबर तो दे दो। ऐसे थे ना बोल दोगे बहुत ज़्यादा पड़ती है, ये कह दो कि सर यहाँ पे 40 डिग्री, वहाँ 55 डिग्री। अब जैसे ही ये डिग्री सेल्सियस बोला तो आपको एक नंबर मिल गया, तो इससे थोड़ा सा सेंस या जो मेरी बात है उस पर ठोस वजन भी आया कि हाँ क्वान्टिफाइड बात बोले, हवाबाजी नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी, वहाँ ठंडी गर्मी, या बहुत ठंडी पड़ी आज बहुत कम ठंडी पड़ी। मेरे लिए जो बहुत ठंड हो सकता है तुम्हारे लिए उतनी कम हो। अगेन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हो गया। हो सकता है मेरे को इस रूम में इस समय मेरे को कंबल ओढ़ना पड़े, आपके लिए नहीं पड़ेगा, बॉडी टू बॉडी डिफर करेगी। लेकिन हाँ ये बोल सकता हूँ कि सर इस रूम की 35 डिग्री टेम्परेचर, ये एक फिक्स हो गया, 35 डिग्री टेम्परेचर आपने फिक्स बोला। यानी हीट को मेजरमेंट करने के लिए किसी एक नंबर की आवश्यकता पड़ती है, किसी एक यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, और उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ये संस्कार है। ये पता क्यों कूदता है? मान लो कल को फ्लाइट उड़ाएगा, दोनों इंजन बंद, तो कहेगा पैराशूट हो ना, मेरे को कूदने की आदत तो है बचपन से ही, दीवार तोड़े, अरे दरवाजा खोलेगा कूद जाएगा, इसलिए वो कूदने की हैबिट डेवलप कर लिया आज से ही। पैसेंजर गए बाढ़ में। फिर समझना मैं क्या बोलना चाह रहा था। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ हीट की। हमने जो बचपन से आज तक हीट पढ़ा है, कुछ वैसा डिफिनेशन नहीं है 11th में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश की गई है। हम पढ़ते हैं हीट मतलब गर्मी, फिजिक्स कहता है हीट मतलब ठंडी भी होता है। हीट का मतलब टेम्परेचर वेरिएशन होना, टेम्परेचर वेरिएशन होना। हीट का मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन होना। तो लिखो हीट टॉपिक डाल के इंट्रोडक्शन लिखो, 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखिएगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, according to modern theory
द एनर्जी एसोसिएट विथ द एनर्जी एसोसिएट विथ द एनर्जी एसोसिएट विथ, सिद्धि नहीं आई, स्कूल गई है। द एनर्जी, नया चैप्टर था, मैंने कहा था आना जरूरी है, क्योंकि देखो ये 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ये 3 क्लास का शेड्यूल बनाया, 3 क्लास में खत्म। आज हम पहुंचेंगे यहाँ तक, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। पुष्कर तो आ रहा है, चलो फिर से। द एनर्जी एसोसिएट विथ द कॉन्फिगरेशन एंड रैंडम मोशन of the molecule in a body is called internal energy, line change is called internal energy, line change. The part of this internal energy that is transferred from one body to another body due to temperature difference between them is called heat. जैसे मैंने वो कोल्ड कॉफ़ी लिया, ठंड पड़ रही थी, कोल्ड कॉफ़ी लिया, कोल्ड कॉफ़ी को दोनों हाथों में दबा दिया मैंने, ऐसे पकड़ लिया। कुछ समय के बाद वो कोल्ड कॉफ़ी या चाय है वो ठंडा हो जाएगा और हाथ मेरा, इसका मतलब हीट जो है कोल्ड कॉफ़ी से मेरे हाथ में ट्रांसफ़र हुई, ये तो हुआ। और कोल्ड कॉफ़ी के पास ज़्यादा एनर्जी थी एज़ कम्पेयर टू मेरे हाथ में। इस ट्रांजिशन को हीट बोला गया। थोड़ा समझने की कोशिश करना, हम जो हीट पढ़ते आए आज तक बचपन से वो अलग चीज़ है, यहाँ पर अलग है। आप अगर फर्स्ट पेज पढ़ोगे ऐसा लग रहा होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा दिया है। पहला जो है कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट, जो कि फेल हो गया। फिर उसके बाद डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट, इसमें 3 तरह के पार्टिकल्स वाइब्रेशन शो करते हैं, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेशनरी। इन तीनों की वजह से फ्रिक्शन होता है और इन तीनों की वजह से फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी ट्रांसफर होती है किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में। पहले पेज का कंक्लूजन ये है जो मैं बताया हूँ 3 लाइन में, ठीक है। यूनिट वही है, यूनिट जो है सीजीएस में कैलोरी है और एसआई में जूल्स है। कैलोरी इसलिए दिया गया, माना कि वो यूनिट फेल हो गई, उनकी थ्योरी फेल हो गई, बट वो पहली थ्योरी थी जो थोड़ी बहुत। अच्छा, एक बात तो फिक्स है ना कि उन्होंने बोला कि जब कोई फ्लूइड किसी ऑब्जेक्ट में इंटर करता है तो टेम्परेचर राइज हुआ, जब उसको रिलीज करता है तो टेम्परेचर कम हो गया। ये पुरानी थ्योरी थी, कैलोरी ने दिया था, कैलोरी साइंटिस्ट हैं। ये फेल हो गया मॉडल, ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने बोला एक फ्लूइड होता है जो किसी बॉडी के जब अंदर इंटर करता है तो उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है, जब निकलता है तो ठंडा हो जाता है। आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में बहुत ही वाहियात है, बट जब पहली बार ये स्टेटमेंट बोला गया तो ये बहुत सही माना गया। साइंस डेवलप हुआ तो बोला गया ये फेल है मॉडल, जैसे ठीक है। लेकिन पहले व्यक्ति थे जो इन्होंने हीट के बारे में कुछ चर्चा की तो उनके रिस्पेक्ट में हमने कैलोरी यूनिट दे दी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। जूल साहब ने ये बात कही, सही बात है। अब हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लिया, वर्क एनर्जी में पढ़ लिया हमने
कि जितना वर्क डन होगा वही कन्वर्ट होगा अमाउंट ऑफ हीट में। जूल साहब ने कहा कि जो वर्क डन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट इन अ बॉडी। ठीक है, और इसको इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया गया और यहाँ पर दिया गया सिंबल जे। जे इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि W अपॉन Q होगा इज इक्वल टू जे। तो 1 जूल कितनी एनर्जी होगी सर? जब लिखिए, इसको लिखवाता हूँ। he saw that whenever a given amount of work is converted, when a given amount of work is converted into heat always the same amount of heat is produced ठीक है, the same amount of heat is produced, यहाँ बैठ जाओ, पुश कर, the same amount of heat is produced। और जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन है कि 1 जूल इज इक्वल टू the portionality constant J is called joule mechanical equivalence of heat. It may be defined as amount of work that must be done to produce the unit quantity of heat। सलोरा में पढ़िएगा एक बार, अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। द पोर्शनलिटी कांस्टेंट, नोट जे इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ कन्वर्जन फैक्टर। अच्छा, आप एक चीज बताई गई है कि जो जे के बारे में बात हो रही है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बस इसका काम है कन्वर्जन करने का। क्या करने का? कन्वर्जन। ये यूनिट अजीब सा 1 जूल इज जे इज इक्वल टू 4.16 जूल पर कैलोरी इसकी वैल्यू दी है, जो कि बराबर है 4.186 इंटू 10⁻7 अर्ग पर कैलोरी। लिख लो, पता नहीं कहाँ जे इज इक्वल टू, कैसा कन्वर्जन है ये, 4.186 जूल कैलोरी इनवर्स इज इक्वल टू 4.186 इंटू 10⁻7 अर्ग कैलोरी इनवर्स। देखते कहाँ यूज होता है ये। अच्छा, कहानी ये है कि हमने कहा सर हीट एक, अब ये समझ आ गया कि हीट एक फॉर्म है जिससे पता चलता है कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है। बट मैं वो स्केल की बात कर रहा था। मैंने कहा इस रूम 35 डिग्री टेम्परेचर है, तो 35 किसी ने नंबर दिया होगा ना, 35 पहली बार तो किसी ने दिया होगा। तो 2 रीडिंग निकाली गई, स्टैंडर्ड बनाया गया। एक कहा गया कि जिस टेम्परेचर पे पानी ठंडा हो जाता है, या थोड़ा और बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे पानी जो है वो बॉयल हो जाता है, क्या हो जाता है, उसको एक बेस बनाया गया। दूसरा, जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल हो जाता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, और जिस टेम्परेचर पे पानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, फ्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, किसकी, वाटर। तो पहले व्यक्ति थे डिग्री सेल्सियस, उनका क्या नाम था, नाम पता है तुम्हें, जिन्होंने डिग्री सेल्सियस बनाया था? जो भी नाम था मेरे को नहीं पता, कोई थे साइंटिस्ट। सेल्सियस स्केल कौन बनाया था, नाम नहीं मेरे को पता। सेल्सियस स्केल ऐसे डिजाइन किया गया, कहा गया जिस टेम्परेचर पे फ्रीज हो गया उसको नाम दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस। कोई थे साइंटिस्ट, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस पॉइंट पे पानी हमारा जम जाए, फ्रीज हो जाए, उसको बोला गया 0, और जिस पे पानी हमारा बॉयल हुआ उसको उन्होंने वैल्यू दे दी 100 यूनिट। और 0 से 100 के बीच में इन्होंने 100 पार्टीशन किए, 1 2 3 4 5 6 99 और ये 100, 1 2 3 4। ठीक है। फिर दूसरे व्यक्ति आए, उन्होंने एक और स्केल बनाई, दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल बनाई। क्या बनाई? फ़ारेनहाइट।
उन्होंने क्या कहा समझिएगा, जो दूसरे व्यक्ति आए उन्होंने बोला कि पानी जो है वो 32 यूनिट पे फ्रीज हो रहा है। उन्होंने एफ लिया सिंबल। इन्होंने कहा 0 पॉइंट पे, हम 0 पॉइंट मैंने दे दिया, मान लो मैंने बनाया डिग्री सेल्सियस, इसने बनाया फ़ारेनहाइट स्केल, बट ये कह रहा है कि जब 32 यूनिट आया जो मेरा कन्वर्जन है तब जाके पानी फ्रीज हुआ, 0 से लेकर 31 तक फ्रीज नहीं हुआ था, 32 पे फ्रीज हुआ। और वेपर बना ये 212 पे, किस पे? 212 पे। और इसके बीच में इन्होंने पार्टीशन बनाई 180 पार्टीशन, 1 2 3, और यहां तक अगर काउंट करोगे तो ये पूरी 180 पार्टीशन बनेगी। 180 आप देखो, 212 में से 32 माइनस कर दो कितना बनेगा? तो 180 180 डिवीजन बनाया किसने? नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने फ़ारेनहाइट स्केल बनाई, जिन्होंने फ़ारेनहाइट स्केल बनाई, और जिन्होंने कैलोरी आपके बुक में दिया हुआ है, वैसे कहीं मिलो, थर्मोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील द टेम्परेचर और मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, उसको बोलते हैं थर्मोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। एक बात बताना, सोच लो, कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट आता है एसेशन रीजनिंग में, ये एक लैडर है सर, एक सीढ़ी है, ग्राउंड फ्लोर से छत पे जाने के लिए, टॉप फ्लोर पे जाने के लिए आपके पास दो तरह की सीढ़ियां हैं। एक सीढ़ी में 100 डंडे लगे हुए हैं और एक में 180 डंडे लगे हुए हैं। यहाँ पे 100 डिवीजन है और एक में आपके 80 डिवीजन है। तो आप मुझे ये बताओ किसका डंडा या किसका डिवीजन बड़ा होगा? 100 वाला। इसकी डंडी बड़ी होगी ना, यानी कि स्केल में ये वाली स्केल ज्यादा बड़ी होगी कंपेयर टू फ़ारेनहाइट स्केल से। दो तरह की स्केल है, पहली अभी हम एक और पढ़ेंगे, केल्विन स्केल भी पढ़ेंगे। ये है आपकी सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ कर देना, सेल्सियस स्केल। और ये है आपकी फ़ारेनहाइट स्केल। क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल। स्पेलिंग क्या है फ़ारेनहाइट की? फ़ारेनहाइट स्केल। एक और भी है, वो नहीं पढ़ना हमें, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल का जो लोअर पॉइंट है वो है 32F और अपर क्या है? 212F। ठीक है, अभी हम कन्वर्जन का एक फॉर्मूला लिख देंगे, एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे, तो आपके बुक में दिया हुआ लास्ट में फॉर्मूला, वो ये वाला है ना। यहां तक ठीक है। हम पढ़ रहे हैं थर्मोमेट्री, दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील द मेजरमेंट ऑफ या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोलनेस। हेड डालिए टेम्परेचर, हेड डालिए टेम्परेचर। हेडिंग है टेम्परेचर। लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर, टेम्परेचर में लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the degree of hotness or coldness, degree of hotness and coldness of a body, full stop. The natural flow of heat, the natural flow of this natural flow of heat is from higher temperature to lower temperature ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज। टू कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ टेम्परेचर, टू कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ टेम्परेचर, टू कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ टेम्परेचर, कॉमा, two fixed point are taken, two fixed point are taken, two fixed point are taken. First
fixed point is the freezing point or ice point of water. It is called lower fixed point. It is called lower fixed point. It is called lower fixed point. Second, the second fixed point is the second fixed point is the boiling point or steam point of water. It is called upper fixed point. जो तीसरे तरह का स्केल है दैट इज कैल्विन स्केल, वहां पर आने से पहले हम एक चीज और सीखने वाले हैं। अब ये लिखने के बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे। ये 3 तरह की स्केल है। द फर्स्ट स्केल इज सेल्सियस स्केल एंड सेकंड, तीसरा भी बनाएंगे अभी हम लोग। सेकंड स्केल इज फ़ारेनहाइट स्केल। और जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही लिख देना। आपके बुक में डिफिनेशन लिखा हुआ है बट आप इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी सर ऑन द वे। 1:30 बजे कौन आता? सो के उठी होगी 1 बजे और मैं 6:30 बजे उठ गया था। आप सभी महानुभावों से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे घंटों वन शॉट ना देखें, किताब पढ़ें। आपके पास बहुत सुंदर बुक है एस.एल. अरोड़ा, उसको पढ़ने की हैबिट डेवलप करें। जैसे नॉवेल पढ़ते हैं, जैसे टाइम आपके पास होता है बाकी चीज़ों करने का, और उसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। अगर वो हो जाता है, बुक ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आप डिजिटल की तरफ जाते हैं तो मार्क माई वर्ड, मतलब थक गया हूँ बोलते बोलते, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, आपको ख़राब ही मिलेगा। और आपको बस लगेगा इल्यूजन कि हम ठीक कर रहे हैं, एट द लास्ट आपको नंबर नहीं आएंगे। एक एडवाइस है, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं वो करिए, टेस्ट करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा 11th की फिजिक्स में इम्प्रूव करने के लिए। इट इज़ नॉट फॉर 11th फिजिक्स ऑल्सो, इट इज़ फॉर मैथ्स ऑल्सो, इट इज़ फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। मैथ भी प्रैक्टिस से ही जाएगा। अगर आपको लगता है कि हम एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन कर लेते हैं और वो चैप्टर हमें आ गया है, तो आप बहुत ही मिथ्ये में हो, आप वैसे ही रेस से बाहर हो दुनिया के। अब वही इंसान बता सकता है जो उस रेस को लड़ा हो। आपको पर चैप्टर 500-600 क्वेश्चन करने होते हैं। और आपको विश्वास नहीं हो तो अगर कोई आपके घर में परिवार में IIT की तैयारी करता हो, कज़न या कर बैठा हो, तो उससे एक बार पूछना जरूर कि भैया आप मॉड्यूल लगाते थे, आपके मॉड्यूल में कितने क्वेश्चन होते थे, और क्या आप सब लगाते थे? हाँ बिल्कुल लगाना पड़ता है, सही बात है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों लगाना पड़ेगा। हर लेवल में मिनिमम 50 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद अलग से DPP मिलती है, अलग से रिवीजन बुकलेट मिलती है, अलग से ये बुक वो ये वो सब लगाना पड़ता है, तब जाके बच्चा जो है टॉप 5000 में आ पाता है, ठीक है। एंड सेम गोज टू योर CBSE ऑल्सो,
केवल एक पतली सी एनसीईआरटी पढ़ लेने से आपके नंबर का कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। वैसे तो फिजिक्स में एनसीईआरटी होती ही नहीं है, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, आपकी चॉइस है, आपका कैरियर है। आई रेस्ट, मैं तो वैसे भी गिव अप करने वाला हूँ, मेरा ही मन भर गया है बोलते बोलते। लेट क्यों हुई? खाना बना रही थी? ओए होए, खाना बना रही थी, चाय बनाई थी, क्या बनाई थी? आज ना मेरे को डॉक्टर को दिखाना जाना था, मतलब पिछले 1 महीने से मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है। एक है मेरे को पैंक्रियाज, मुझे ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है मेरे को, अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि उसके सिम्टम मेरे को आ रहे हैं। तो डॉक्टर की जो टाइमिंग है जिसको दिखाना है वो 11 से 1 के बीच में बैठता है, जिस डॉक्टर को दिखाना है। और मैं पिछले 1 महीने से नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को हमेशा उस टाइम पे कोई ना कोई क्लासेस लग जा रही है मेरी। सोचता हूँ पेपर है, कैसे करूँ, फिर सोचता हूँ चलो इनका प्री बोर्ड हो जाए तब रिलैक्स मिलेगा तब जाऊँगा। तो ये प्रायोरिटी वाली बात होती है, जैसे मेरे लिए पढ़ाना प्रायोरिटी है और आपके लिए पढ़ना अगर प्रायोरिटी होगा तो आप उस हिसाब से पूरा शेड्यूल बना लोगे। जैसे अगर मुझे क्लास नहीं लेनी होती है तब मैं 11 बजे उठता हूँ, मुझे लेनी होती है तो मैं 8 बजे उठ जाता हूँ। सोता हूँ रोज़ 2 बजे ही, वो तो सोने का टाइम फिक्स है, 2 बजे से पहले नींद नहीं आती है, बट उठता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्लास। मेरे को सुबह पढ़ाना, जैसे मैंने 10 बजे बच्चे को पढ़ाया पर तो मैं सुबह उठ गया, मुझे पढ़ाने जाना क्योंकि मेरा सारा स्लॉट फिक्स है। चलो इतनी समझ हो जाती तो फिर बच्चे और टीचर में फ़र्क फिर क्या ही रहता है ना। अच्छा, एक टॉपिक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, समझाता हूँ क्या है, पहले समझ लेना फिर लिखवाऊंगा। और उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर से बना केल्विन स्केल क्या है, ध्यान दीजिएगा। बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है और बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स के भी लॉज यूज होते हैं टू एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर जो लिखा हुआ है, बट हम सिंपल समझेंगे बिना किसी केमिस्ट्री के या बिना किसी थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से। तो ये सारा काम जो है केल्विन भाई साहब ने किया था बड़ी क्लास में। बेटा ऑल इन वन दे दो मेरे को, इधर आ जाओ। आर्यन, आर्यन ऑल इन वन, जाओ घर पे ले आओ बेटा, जाओ। हाँ तो ढूंढ के लाओ बेटा, तो भी लाओ बेटा, काम मेरे को उसी से देना है बेटा, उसी से देना मेरे को लर्निंग का काम ना, मैं किससे दूंगा फिर काम? मेरे को मैग्नेट याद कराना है, किससे याद कराऊंगा बताओ? इससे कर लोगे यार? चलो बैठो, मैं आगे सुनता हूँ आधे घंटे मैग्नेट तुमसे। तो एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई और एक ग्राफ प्लॉट किया, इसमें ब्लर दिया, एक बुक दे दो मेरे को, तो मेरे वाले में ब्लर दिया हुआ है। एक ग्राफ प्लॉट किया गया केल्विन द्वारा जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का एक समीकरण बैठा है। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो किसी सब्सटेंस की वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी? अगर ओपन मीडियम में है तो पानी को गर्म किया मैंने, वेपर बनेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, उसकी रूम का जगह ले लेगा। अमूमन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ती है, बट कुछ कंडीशन लगा। अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट रख दे तो कैसे? कुकर ले लो, कुकर में आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा, कैसे? आपने कुकर में वॉल्यूम फिक्स किया, प्रेशर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। कुकर वाले एग्जांपल में क्या है, आपने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, पानी रखा उसमें और कुकर बंद कर दिया, पानी बॉयल होगा, उसी में रहने की कोशिश करेगा, सीटी पैक कर दोगे तो बाहर नहीं निकल पाएगा। मैं एग्जांपल बता, एक सिनेरियो समझ रहा हूँ। तो इसमें प्रेशर बढ़ रहा है और आपने वॉल्यूम क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। कुछ ऐसा सोचो सिचुएशन हो सकता है क्या कि जिसमें हम वॉल्यूम फिक्स कर दे, प्रेशर फिक्स कर दे, उल्टा, एक वाला तो हो गया, दूसरा वाला कुकर वाला तो हो गया। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम फिक्स है, दूसरे में वॉल्यूम बढ़े, प्रेशर फिक्स रहे, पूरा सिस्टम ओपन रखें। कुछ ऐसे सिनेरियो करके ये वाला जो ग्राफ मिला वो ऐसे मिला है। तो यहाँ पर कोई आगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें चार्ल्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, और लॉ का नाम है चार्ल्स लॉ। हाँ ऐसे ही है सारे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो अलग है थोड़ा सा, वही वैसे ही मिलता जुलता है। तो देखिए एक डेटा तैयार किया गया केल्विन द्वारा, बहुत सारे गैस लिए उसने, अलग अलग गैस पे डेटा तैयार किया उसने, कुछ उसको फिर प्लॉट किया तो उसके एक इनपुट उसको ये मिला कि जैसे जैसे
हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, ये 0 है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की स्केल है, और ये प्रेशर का स्केल है, प्रेशर। एक डेटा उन्होंने बनाया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए एक टाइम यहाँ पर था, ये टेम्परेचर है और इसका ये प्रेशर है, थोड़े समय के बाद ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है। तो ये हम हटाते हैं, कांस्टेंट प्रेशर वाला टॉपिक अभी, इसको बाद में यूज़ करेंगे। इन्होंने ये देखा कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और नीचे किए इस पॉइंट पे आपका प्रेशर सबसे मिनिमम हो रहा है, टेम्परेचर और डिक्रीज हो, 0 डिग्री पे मिनिमम प्रेशर मिला, टेम्परेचर और घटा है, क्योंकि टेम्परेचर तो हम जा सकते हैं नेगेटिव में, प्रेशर नहीं घटा, प्रेशर नेगेटिव में नहीं जाएगा, यहाँ से प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू। ये देखा गया कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे जो हमारा सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज हो गई, उसकी स्टेट चेंज हुई। फिर दूसरा गैस लिया उन्होंने, दूसरे गैस में भी ऐसे परफॉर्म किया उन्होंने, मान लो वो यहाँ से चालू हुई और वो भी जो है यहीं पे जाकर स्टेट चेंज हुई, मतलब ये पॉइंट सबका सेम मिला। फिर तीसरा गैस लिया उन्होंने, उसका भी ऐसे ही देखा प्लॉट, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग सब्सटेंस लिए, मैटर लिए, बट सबका जो है ये स्टेट चेंज, लिक्विड का जो स्टेट चेंज हो रहा है, गैस था, गैस से लिक्विड में आई, सब एक पॉइंट पे ही लिक्विड बन रही है। इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या नाम दिया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को उन्होंने बोला 0 डिग्री केल्विन। फिर समझाता हूं, वापस से फिर से समझाते हैं। देखो केल्विन में, केल्विन स्केल में बच्चे हमने कहा कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। आप टेम्परेचर बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे हमने कहा पानी को गर्म करो, पानी किस में कन्वर्ट होगा? गैस में, और वो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर इफ वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, इस केस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर कुकर का एग्जांपल, प्रेशर कुकर में हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, गैस को या जो भी लिक्विड है उसको एक फिक्स कंटेनर में रख दिया। इस केस में जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर उसको जगह नहीं मिलेगी बाहर जाने का तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। ये पक्की बात है, यहाँ तक ठीक है? या इन दोनों लॉस का नाम है, अभी फिलहाल हमें नाम नहीं बताना है। चलो अब हुआ क्या समझना। बुक पे आते हैं, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट इन द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। जैसे जैसे टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। मैंने लेवलिंग गलत बनाई तभी तो ये नहीं समझ रहा था। जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे वॉल्यूम इसकी डिक्रीज हो रही है। और ये सारी कहानी हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर समझाते हैं इसको, एक नया पेज लेते हैं। देखिए, डिफरेंट गैस के साथ केल्विन ने एक्सपेरिमेंट किया और एक रीडिंग बनाने की कोशिश की। रीडिंग कुछ ऐसी थी, ये है टेम्परेचर स्केल, ये है आपका 0 पॉइंट, और ये था आपका, इसमें क्या बना हुआ है बुक में? वॉल्यूम ना। ठीक है, यह वॉल्यूम स्केल है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, हमें दिखा कि एक समय के बाद एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस जो है अपनी स्टेट को चेंज कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव में आने का मतलब है कि उसका वॉल्यूम सबसे कम है। वॉल्यूम सबसे कम का मतलब ये है कि पहले गैस रहा होगा, वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। और लिक्विड रहा होगा तो किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। ये तो हुआ वॉल्यूम कम होने का मतलब। The decrease of temperature result in decrease in volume of the gas. This has been shown in graphically in figure 11.2 by the plotting the volume of given mass of gas against the temperature at constant pressure. At constant pressure. The graph is a straight line. If we explode the straight line, it meets the temperature axis at 273.15
केल्विन। अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो जिस पॉइंट पे ये मिला है -273 पॉइंट क्या बोला है 5, इस स्केल को बोला गया केल्विन। इस टेम्परेचर को बोला गया एब्सोल्यूट पॉइंट या एब्सोल्यूट स्केल। It means this goes to zero or no volume at this 27.15 degrees Celsius. Clearly, the temperature below 27.15 degrees Celsius is impossible because the volume of gas would be negative, which is meaningless. Moreover, according to the kinetic theory of gas, all the molecular motion stop at -273 Kelvin. Hence, the lowest temperature of is possible is 273, which is a gas is supposed to have a zero volume or zero pressure, at which entire molecular stop is called absolute zero of temperature. सुनो फिर से बताते हैं। वॉल्यूम नेगेटिव हो सकता है नहीं, मतलब इसके नीचे स्केल हो जाएगी नहीं। इस पॉइंट पे वॉल्यूम जो है आपका जीरो हो गया। जिस पॉइंट पे वॉल्यूम जीरो है वो टेम्परेचर है 273 केल्विन माइनस में। इसको क्या बोला गया एब्सोल्यूट। ये सेल्सियस में किसमें है? हाँ, ये सेल्सियस में चल रहा है, ठीक है, केल्विन में नहीं चल रहा है, सेल्सियस में चल रहा है। केल्विन का आपको बाद में बनाएंगे इसमें, समझो ये थोड़ा सा मेरे से प्रेशर वाला गलत हुआ है ये। फिर समझते हैं यहाँ से। मोर एवर अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ऑल द मॉलिकुलर मास स्टॉप एट माइनस, मिल रहा पैराग्राफ मिला तुम लोग को, वो पढ़ रहे थे। हेंस द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज, और लोवेस्ट स्केल किसमें था? उसमें केल्विन में 0 डिग्री था, फ़ारेनहाइट में कितना था 27। फ्रीज पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट है ना, सबकी स्केल थी फ़ारेनहाइट वाले में 32, एट विच इंटायर मोलिकुलर मोशन स्टॉप इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। इन प्रैक्टिस ऑल द गैसियस कंडेंस टू लिक्विड एंड सॉलिड बिफोर दिस टेम्परेचर इज रीच। लॉर्ड कैल्विन सजेस्ट न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्टिंग विथ 273 माइनस एज अ जीरो and this scale of temperature is known as Kelvin scale or absolute scale. ये जो 273 माइनस में है इसको माना गया 0 केल्विन। क्या माना गया? 0 केल्विन। और आपका टेम्परेचर का स्केल बना TK इज इक्वल टू T प्लस 273। अब ये किसमें है? डिग्री सेल्सियस में। किसमें है? डिग्री सेल्सियस में। 0 डिग्री सेल्सियस आपका बनेगा 273 केल्विन। ऐड कितना करते हैं? 273 तो ऐड करते हैं। अगर आपको कोई भी टेम्परेचर इसमें दिया डिग्री सेल्सियस में केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या ऐड करते हैं? 273। ये कहाँ से आया था? यहीं से आया है। 273 वो लोवेस्ट वैल्यू है जिस पे स्टेट चेंज हो चुका है और वॉल्यूम अब उससे नीचे नहीं जाएगा। जो भी वाइब्रेशन है मॉलिक्यूल्स के वो अब स्टॉप हो चुके हैं। उससे नीचे तो नहीं गया ना कि नेगेटिव वॉल्यूम मीनिंगलेस लिखा है इसने। तो 273 को हम बना लिया सबसे लोवेस्ट, यानी 0 स्केल बनाया। क्या बनाया गया? 0। और इस टेम्परेचर को बोला गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और दूसरा देखिए यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस है ना रूम टेम्परेचर। और ये केल्विन में किसके बराबर होगा? 300 केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, ये भी एक चीज याद रखिएगा। फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर किसके बराबर होगा? 273। वही डेसिम अगर लिखोगे फ्रेक्स में 1.6 और केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा? कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 ऐड करोगे ना आप इसमें उस स्केल के हिसाब से, तो ये आपका हो जाएगा 373.16 केल्विन। तो जो आपका स्केल आपने स्टार्टिंग में बना रहे थे ये, इसमें एक एंट्री और हो गई। एक एंट्री और हो गई। फ्रीज वाटर एंड बॉइलिंग। फ्रीज वाटर हो गई कितनी? 273 केल्विन। और ये कितनी हो गई? 100 यूनिट। इसके भी 100 यूनिट है, इसके भी 100 ब्लॉक्स हैं, 100 पार्टीशन है। 373 केल्विन। तो ये आपकी 3 स्केल मिली। ये आपकी मिली कौन सी? डिग्री सेल्सियस स्केल, ये फ़ारेनहाइट स्केल, और ये कौन सी स्केल मिली? केल्विन
स्केल। तो आपको हेडिंग डालना है एब्सोल्यूट, क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। उसमें जो डायग्राम है 11.12 वो ड्रॉ करना है आपको, एग्जैक्ट जैसे ड्रॉ है वैसे ड्रॉ करिएगा। और इन तीनों का कन्वर्जन, ये थर्ड जो स्केल है रेनूमर है ना, रेनूमर स्केल, ये तो हमारा नहीं है सिलेबस में, ये नहीं पढ़ना है। लास्ट में इसका कन्वर्जन है टेम्परेचर इन केल्विन -0 अपॉन 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180 डिग्री। ये जो नीचे है वो नंबर ऑफ डिवीजन है, नंबर ऑफ डिग्री सेल्सियस में 100 डिवीजन होता है, फ़ारेनहाइट में 180 डिवीजन होता है। स्केल के अंदर देखो 180 डिवीजन है, और केल्विन में कितना डिवीजन होता है, केल्विन में भी कितना होता है, 100 डिवीजन होता है। इसमें भी आपका 100 डिवीजन है स्केल का। लो ये था आपका एब्सोल्यूट, क्या था, एब्सोल्यूट थोड़ी बुक भी आप नज़र थोड़ा मार लिया करें, है ना। इन जनरल किसी और इसका भी अगर आपका मन करके आपने अपना स्केल बना लिया तो इन जनरल रूल है, इन जनरल रीडिंग इन ऑन एनी स्केल, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। रीडिंग ऑफ एनी स्केल, लोअर फिक्स पॉइंट, इसमें कितना है लोअर फिक्स पॉइंट, इसमें लोअर, इसमें लोअर, अपर इसमें कितना है 100, तो देखो 0 - 100 यहाँ 0 आ गया। सिमिलरली इसका डिफरेंस करोगे तो नीचे 180 आ जाएगा। तो ये जनरल रूल बनाया गया, अगर आपको कोई भी स्केल बनानी हो फ्यूचर में या आपको कोई भी रैंडम स्केल दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले से कोई भी स्केल बना सकते हैं। रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन डिफरेंस ऑफ अपर फिक्स पॉइंट, वो हमेशा आपको कांस्टेंट, ये सब दोनों तीनों बराबर, इसका मतलब है किसी के बराबर होंगे ना, किसके, कांस्टेंट के, किसके, कांस्टेंट के। आपके सिलेबस में थर्मामीटर नहीं है, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर सिलेबस में नहीं है, तो बुक में है सलोरा में, तो उसको काट देना। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, बहुत सारे थर्मामीटर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर, थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मामीटर, पायरोमीटर जो कोरोना में यूज होता था, ऐसे मारते थे गन से, टेम्परेचर मेजर करते थे, पैरोमीटर बोलते हैं, रेडिएशन निकलता है, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एक चंक खत्म हुआ, अब हमारा अगला जो अच्छा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या था ये भी चलो बता ही देता हूँ, आ गया तो। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे एक ही टेम्परेचर पे लिक्विड की तीनों स्टेट पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना, यूनिक सा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। पढ़िए तो एक बार बुक से पूरा, एक ही पैराग्राफ दिया हुआ, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, पढ़ लीजिए एक बार। Triple point of water. A triple point of a water is the state at which three phases of water, namely ice, liquid, water vapor, are equally stable and coexist in equilibrium. It is a unique because it occurs at a specific temperature, that is 273.16 Kelvin, and a specific pressure, that is 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यानी अगर आप प्रेशर रखो 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और टेम्परेचर रखो 273, तो आपको एक ही समय पानी के 3 स्टेट देखने को मिलेंगे, लिक्विड मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे और गैस। करके देखना चाहिए एक बार कभी जीवन में, यूनिक सा है तो कॉन्सेप्ट है ना, देखने में कितना अच्छा लगेगा। पानी भी है, गैस भी है, वेपर भी है, इमेजिन करो इसको, देखें देख, अगर यहाँ पे वीडियो दिख जाए तो। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, आपको पता है ना कि जब हम पानी गर्म या कोई लिक्विड गर्म करते हैं तो पहले गर्म होकर वेपर बनता है तो एक्सपेंड करता है, बट पानी की बड़ी खास बात है
कि 0 से 4 डिग्री जब टेम्परेचर राइज होता है तो सिकुड़ता है वो, और 4 डिग्री से लेके 100 तक फिर वो एक्सपेंड करता है। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, वो भी पढ़ना है हमें। ट्रिपल क्या था स्पेलिंग बताना? ट्रिपल, अबे ट्रिपल एच मत आ जाना, ट्रिपल तलाक आ गया आजकल चल रहा है न्यूज़ में, पता है? ट्रिपल तलाक मूवी आ रही है ना कोई, हक। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जय माता दी। दिख जा भाई कोई एनिमेशन टाइप की चीज, इन्होंने बनाया तो है कुछ, ये एक देखते हैं क्या है ये। और बिटिया कल टेस्ट में ये भी आएगा जो आज पढ़ाया मैंने, और बताओ ये गलत बात क्या है? थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, जहाँ पढ़ाई घंटा पढ़ लो। कल 2 ही चैप्टर, कौन कौन से? अच्छा ये दिख ही नहीं रहा है क्या दिखाना चाह रहा है। फिर ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा, है ना? ये नेगेटिव से दिखता होगा, दिखेगा क्यों? हाँ, और आधा जमा भी है, दोनों चीज हो रहा है। बबल बन रहा है तो गैस हो गया, लिक्विड भी है, और देखो हल्का सा जमा हुआ भी है। ठीक है, ये होगा आपका किस टेम्परेचर पे और किस प्रेशर पे? प्रेशर पे दिया है ना, मरकरी कितनी वैल्यू पे? इसकी वॉल्यूम फिर कम हो गई क्या? मैंने Imagine the same substance existing as a solid, a liquid and a gas, all at the same time. Sounds impossible, doesn't it? It's what's known as the triple point, and we are going to demonstrate it now. Any pure substance can exist in 3 phases. It can be a solid, a liquid or a gas. We can show these phases using a pressure temperature diagram called a PT diagram. This graph shows the location of the different phases of a pure substance in relation to pressure and temperature, with pressure P on the vertical axis and the temperature T on the horizontal axis. The 3 phases are separated from each other by so-called separation lines. There's a melting line between the solid and the liquid phase, the sublimation line between the solid and the gaseous phase, and the vaporization line between the liquid and the gaseous phase. The triple point is the location where all of these lines meet. It is specified by a certain pressure and temperature that is characteristic for each substance. If a pure substance is at these specified temperature and pressure values, all 3 phases will be present at the same time. One says that the 3 phases coexist. Pure water has a triple point temperature of 0.01 degrees Celsius and a triple point pressure of 611.5. ये ग्राफ बनता है, इस पॉइंट पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है ना? ये ग्राफ है इसका ट्रिपल पॉइंट का। पता पूछता है कभी कभी राइट अबाउट द ट्रिपल पॉइंट, तो पता होना चाहिए, लिख लेना ट्रिपल पॉइंट के बारे में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ गैस, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। अब सुनिए सर, जब हम किसी मैटर को हीट करते हैं उसकी स्टेट चेंज होती है, साथ ही साथ उसके डायमेंशंस में भी कुछ परिवर्तन आता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब चालू किया लेक्चर तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो रेलवे ट्रैक होती है, या जब हम रेल ट्रैक बैठाते हैं तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप रख देते हैं। जैसे ट्रैक अगर ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं तो बीच में गैप है, हल्का सा, चिपकाते नहीं है। क्यों गैप होता है? बिकॉज जब हीट होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन तो ये मेटल जो है वो एक्सपैंड करता है। क्या करता है? एक्सपैंड करता है। यानी टेम्परेचर राइज करने से सब्सटेंस के अंदर एक्सपेंशन होता है, दोनों में होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, सॉलिड में होता है। फिलहाल तो अभी हमें सॉलिड पे एम्फेसाइज करना है, तो टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हमें कुछ सवालों का जवाब देना है कि वाई हीट एक्सपैंड, वाई
हीट एक्सपेंड। इसका देखो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि मान लेते हैं ये सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, किसी सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो जब हम इसको एनर्जी देंगे बाहर से तो ये वाइब्रेट करेगा अपनी जगह पे पार्टिकल्स, और वाइब्रेट करने की वजह से ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में इनको हमने कन्फाइन कर दिया, यहाँ पर मेटल ब्लॉक है, जब हम इनको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये एटम्स अपनी अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे ड्यू टू गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी, और बिकॉज वाइब्रेशन से ये दूर जाने की रिपल्सिव फोर्स होगा, जब रिपल्सिव होगा तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मेटल मेरा ब्लॉक एक्सपेंड कर जाएगा। अब ये जो मेटल का ब्लॉक है वो 3 तरह से एक्सपेंड करता है, केवल लेंथ एक्सपेंड करेगा तो उसका नाम कुछ और पड़ेगा, उसका नाम पड़ेगा, क्या पड़ेगा नाम, लीनियर एक्सपेंशन। अगर केवल शीट ऑफ पेपर एक्सपेंड कर रहा है, मान लो मेरे पास पीस ऑफ पेपर है और केवल पेपर की लेंथ बढ़ गई चारों तरफ से, मोटाई नहीं बढ़ी, तो हम बोलेंगे उसको एरियल एक्सपेंशन। अगर मोटाई भी बढ़ गई तो हम उसको बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो दूसरा सवाल जवाब होगा टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। तो पहले समझ लेते हैं फिर लिखना है, इसमें बहुत सारा लिखना है इसमें। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन के बाद हमारे पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन 3 तरह के, अल्फा बीटा गामा, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। और 4th टॉपिक आएगा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में इतनी चीज़ें हमें कवर करनी होती है। जैसे हीट एनर्जी किसी सब्सटेंस को दिया जाता है तो उसके जो डिस्टेंस, द मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और इसके वजह से एक्सपेंशन क्रिएट होता है। समझिएगा, लिखता हूं मैं कि जैसे ही हम किसी भी मैटर को, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, हीट एनर्जी गिवन, आपको ऐसा पढ़ना है, जब वहाँ से नोट्स बनाया मैंने, उस बुक का नाम है DC पांडे, आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से बनाया मैंने। द हीट एनर्जी गिवन इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, इंक्रीज, एंड दिस क्रिएट एक्सपेंशन। कितने तरह के, 3 तरह के। कितने तरह के, 3 तरह के। तो पहला है लीनियर एक्सपेंशन। कैसा है, लीनियर एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पहला लीनियर एक्सपेंशन। पहला है लीनियर एक्सपेंशन, पहले समझ लीजिए फिर मैं लिखवा दूंगा। लीनियर एक्सपेंशन में केवल लेंथ बढ़े, क्या बढ़े, लेंथ। जैसे मैंने कहा L लेंथ की वायर है, हमने टेम्परेचर का राइज किया और वो थोड़ा सा बढ़ गया, डेल्टा L, तो अब न्यू लेंथ क्या हो गई, L प्लस डेल्टा L। कोई वायर कितना एक्सपेंड करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी वायर लिया है आपने। मैंने 2 मीटर की वायर ली, तुमने 3 मीटर की वायर ली है, तो हमारे दोनों में जो एक्सपेंशन होगा वो अलग अलग होगा, बिकॉज लेंथ पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, लेंथ पे भी डिपेंड करती है। दूसरा, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इस बात पे भी डिपेंड करती है। जिस वायर को आप हीट कर रहे हो उसके पास कितना टेम्परेचर आप दे रहे हो इस बात पे भी डिपेंड करती है। तो थर्मल एक्सपेंशन, पहला टॉपिक है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन मान लीजिए पहले आपका L लेंथ का वायर था और इंक्रीज हुआ L, तो कितना लेंथ इंक्रीज होगा वो डिपेंड करता है आपने कितना हीट प्रोवाइड किया है। अगर आप 10 जूल एनर्जी देते हो, कोई 1000 दे रहा है, तो 1000 वाला ज़्यादा लेंथ को इंक्रीज करेगा। दूसरा इस बात पे भी डिपेंड करता है चेंज इन लेंथ कि आपके पास स्टार्टिंग में कितनी बड़ी वायर थी या कितना बड़ा कंडक्टर था, इस पर भी डिपेंड करता है। इन दोनों को कंबाइन करिए तो L डैश माइनस L इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये अल्फा लिया गया, अल्फा L डेल्टा T। इस अल्फा को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अगर लीनियर है तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये तीनों में रिपीट होगा, पैटर्न देखना। तो अल्फा जो है वो है आपका L डैश माइनस L अपॉन L इंटू डेल्टा T। इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये क्या है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। ये तो मतलब हुआ, डेल्टा टी का मतलब क्या है, यही था ना। तो हम इसको क्या लिखे, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इस तरफ की सारा वैल्यू सेम रहेगा, एरिया वाले में यहां पे बीटा आ जाएगा, इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो सेकंड टाइप का एक्सपेंशन है, आपके बुक में सुपरफिशियल एक्सपेंशन लिखा है या एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं, एरियल एक्सपेंशन। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में आपका शीट ऑफ पेपर इतना बड़ा था और ये थोड़ा सा जब आपने गर्म किया तो इसकी लेंथ और चौड़ाई बढ़ गई, मोटाई नहीं, शीट बढ़ी। जैसे सिल्वर फॉयल, सिल्वर फॉयल में हम क्या करते हैं, उसकी लेंथ बढ़ा दे रहे हैं, वॉल्यूम वाइज नहीं, 2D मॉडल रहा, 3D नहीं। तो पहले एरिया S था, अब S डैश हो गया बदल के, जो चेंज हुआ है। तो इसमें भी पहला स्टेटमेंट है S माइनस S डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, एंड जो बड़े में से छोटा करेंगे, ठीक है, बड़े में से छोटा करेंगे। तो S डैश बड़ा है और S माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा, बड़ा S डैश है, बढ़ गया ना, बड़े में से छोटा, और डिपेंड करेगा कितना पहले था आपके पास। अब ये हो जाएगा आपका S डैश माइनस S इज इक्वल टू बीटा, बीटा S डेल्टा T। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S डैश माइनस S अपॉन S डेल्टा T। अब फिर से देखो ध्यान से, बीटा क्या लिखा है, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सेम थर्ड, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इसमें आपका तीनों चीज बढ़ रहा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी। तो मान लीजिए इस तरह से इधर भी बढ़ा, इधर भी बढ़ा, हर तरफ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो पहले वॉल्यूम था V और अब बन गया V डैश। तो V डैश माइनस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। एक जैसा पहला क्या था लीनियर, उसी का रेप्लिका घुमाते जा रहे हैं, देख लो। दूसरा चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल कितना वॉल्यूम था, सेम देखो रिपीट कर रहा हूं मैं। इसको हटाया गया, सिंबल को कंबाइन किया गया, तो देखिए आपका V माइनस V डैश माइनस ये आपका हो जाएगा गामा V इंटू डेल्टा T। तो गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V माइनस V अपॉन V इंटू डेल्टा T। गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आपके बुक में लिखा है, तीनों एक्सपेंशन लिखा हुआ है, लिखा है ना, आप देखोगे ध्यान से, आपके बुक पे तीनों एक्सपेंशन लिखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिसको मैं वॉल्यूमेट्रिक बोल रहा हूं उसको क्यूबिकल बोला है ना। तो एक बार बुक से भी स्कैन कर लो, एक से ये देख लो, फिर मैं इसको लिखवा देता हूं आपको। तो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे। पढ़ लो, फिर मैं लिखवाता हूं। ठीक है, चैप्टर समझ आ रहा। कल तो तुमने कल बर्थडे का ऐसा भूत सवार था, कह रही मेरे को समझ नहीं आ रहा, बर्थडे पे जाना था, चैप्टर तो कुछ था ही नहीं। कसम खाओ, घर पे जाके पढ़ो, जिस दिन तुम्हें ऐसा लगा पढ़ना शुरू तुम्हें समझ आ जाएगा, 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बुक खुलती नहीं, घर पे खुलती है, खाओ कसम। ईमानदारी से बताओ कौन कौन घर पे जाके, आयुष से नहीं पूछूंगा मैं, कौन कौन घर पे जाके किताब खोल के पढ़ने की कोशिश करता है, जो जिस दिन लेक्चर हुआ। अब आज हुआ 4 पेज, तो घर पे जाकर 4 पेज पढ़ो, आपका बैकलॉग नहीं क्रिएट होगा। ठीक है,
ये कोशिश करो। वो अगर आज जितना पढ़े हो, अगर आज पढ़, भले रात को 2 बजे का 3 बजे सोना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। कोई, मैं बता देता हूँ, कम सोने से ना कोई मरता है ना कोई कुछ दिक्कत होती है। अगले दिन थोड़ी हेक्टिक होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के वो दिन मैनेज हो जाता है। ठीक है, 3 दिन बिना सोए मैंने प्रोजेक्ट सबमिट किया अपने एमटेक का। ठीक है, डेडलाइन थी, अगर सबमिट ना करता तो थीसिस सबमिट नहीं होती, और थीसिस सबमिट नहीं होती तो मेरे को एमटेक की डिग्री नहीं मिलती। और 3 दिन ही बचा हुआ था, सोया ही नहीं था 3 दिन, पूरे 3 दिन लगातार लैब में काम किया था। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन पड़ेगा। कल को तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे तो मैं टाइम ही नहीं मिलेगा सोने का, क्योंकि समय रहेगा कम, काम रहेगा ज़्यादा। मोदी को गाली देना आसान है, काम कितना कर रहा है बेचारा वो देखो। तुम्हारा तो ज़िंदगी में थोड़ी सी काम है, टाइम नहीं तुम्हारे पास। जब तुम्हें एक दिन में 100 मीटिंग करना पड़ेगा, रैली करनी पड़ेगी, इनसे बात करना, तो मैं 24 घंटा कम पड़ेगा। सोचो सोऊँ ना मैं, 4 घंटे सोता है मोदी, बूढ़ा आदमी बेचारा। ये फैक्ट है, वो नहीं सो पाता है बिकॉज लैक ऑफ टाइम। बड़े लोगों को टाइम फिर कम पड़ना शुरू हो जाता है। तभी तो तुम्हारा जीवन बहुत सही है, जो आप एक्सक्यूजेस निकाल रहे हो ना, वो ठीक नहीं है लाइफ में। लिखिए, हेडिंग डालिए, थर्मल एक्सपेंशन। व्हेन मैटर इज हीटेड, when matter is heated, when matter is heated, when matter is heated, when matter is heated without any change in its state, without any change in its state, it usually expand, it usually expand। मतलब लिक्विड सॉलिड को लिक्विड नहीं होने देना है, सॉलिड सॉलिड में ही रहे, स्टेट नहीं चेंज होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। स्टेट चेंज हो गया फिर तो अलग बात होगी। इट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, इट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पॉइंट, thermal expansion is minimum, thermal expansion is minimum thermal expansion is minimum in case of solid, in case of solid, लाइव जा रहा है ना, हाँ लाइव जा तो रहा है, चलो। इन केस ऑफ सॉलिड बट मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस, बट मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस, बट मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस, because intermolecular force is maximum in solid but minimum in gas। आप देख रहे होंगे कि मैं SLR से बहुत सारे टॉपिक के छोड़ के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल छोड़ के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं इन जो चैप्टर्स है उसको एकदम टू द पॉइंट सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ, कि जो हमारे सिलेबस का है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, क्योंकि फिर क्या होगा, टॉपिक समय पे ख़त्म नहीं होगा। तो आपकी बुक में बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप देखोगे इस तीनों एक्सपेंशन के ग्राफ दिए हुए हैं, इन तीनों एक्सपेंशन के कुछ मेटल की रीडिंग दी हुई है, बस नॉलेज के लिए देख लेना, बट हमें किसी काम की नहीं है। ठीक है, ग्राफ व्राफ नहीं हमें पढ़ना है, उसमें जो भी ग्राफ बना हुआ अलग अलग मटेरियल का। ठीक है, पहला लिखिएगा लीनियर एक्सपेंशन, पहला लिखिएगा लीनियर एक्सपेंशन, पहला लिखिएगा लीनियर एक्सपेंशन। फर्स्ट इज लीनियर एक्सपेंशन। इसमें लिखिएगा when solid is heated, when solid is heated, its length increases, its length increases, length increases, then it is called, then it is called thermal expansion, then it is called thermal, then it is called, then it is called thermal expansion, then it is called thermal expansion।
देन इट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद या रफली डायग्राम, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, फिर ये और फिर यहाँ तक लिखो, कट पेस्ट। आयु से चैप्टर समझ आ रहा है ना? नहीं, ये तो आ रहा होगा। सिद्धि को कल टेस्ट लो, ये इस चैप्टर का टेस्ट दे देगी सिद्धि। जीविका तुम दे दोगे ना टेस्ट? जांच पढ़ा देखो, कॉन्फिडेंस देखो, ऐसा होना चाहिए। कब आएगा ये कॉन्फिडेंस सिद्धि? हाँ सर कल ले लो टेस्ट, मैं इसी चैप्टर का दे दूंगी टेस्ट, जितना पढ़ा रहे हो आप। क्यों नहीं आता तुम लोग में कॉन्फिडेंस? बोला करो हाँ कर दे देंगे। आपने न्यूमेरिकल नहीं कराया, न्यूमेरिकल मत देना। थ्योरी कराया, थ्योरी जितना पढ़ाया उतना, जितना पढ़ाया उतना आप टेस्ट ले लो, हम दे देंगे। ये कब आएगा? करो ये, ऐसा डेवलप योर मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड। हाँ सर दे देंगे टेस्ट। घर पर जाकर 2 घंटा पढ़ लेंगे और क्या, रात को 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। आज जो पढ़ाया वो हम पढ़ लेंगे सरलों से। अल्फा इज, आप कोट कर देना, अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल है, वो अल्फा है। खांसी इतनी आ रही है यार, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना खांस रहा हूँ, और उसके बाद जो पेन हो रहा है ना चेस्ट में, मैं बता नहीं सकता हूँ। डब्बियाँ खांस, क्या क्या हो रहा है, खांसी आजकल ठीक नहीं हो रही। मैं कफ सिरप पता क्यों नहीं पीता हूँ? अभी कफ सिरप इनको डेजीनेस फील होगा, अल्कोहल होता है उसमें, मेरे को नींद आएगी, मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं कफ सिरप नहीं पीता हूँ। गर्म पानी पी रहा हूँ, ये छोटी सी जड़ी बूटी वाला डब्बी खा गया, खांसी नहीं जा रही है मेरी। थर्मल हो गया, अरे लीनियर हो गया। सेकेंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन, इसमें लिखिएगा when the area of an object, चला दो क्या थोड़ी देर के लिए? ऐसी गर्मी हो रही है, रिमोट कहाँ है? वो एमसीबी तो ऑन है, थोड़ी देर के लिए चला दो, घुटन भी हो रही है, फिर बंद कर देना। when the area of an object changes, when the area of an object changes with increase in temperature, then it is called aerial expansion. It is called aerial expansion. उसके बाद ये सारा कट टू कट लिखना है, कहाँ तक? वहाँ बीटा तक, और नीचे लिखना वेयर बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। लिख लो। बायो नहीं है ना आज? है बायो क्लास है आज? पेपर दे रहा हूँ। जी आई है क्या आज? नहीं। कहाँ जो है आजकल लड़की? सही भी है, सब लोग तो नहीं पढ़ रहे। हो गया सिलेबस, क्या पढ़ने की जरूरत है? हाँ आओ, ले आओ, यहीं ले आओ। देखो यार बेटा ना, 2 पेपर है, मैं आपको कौन सा पेपर दूँ? क्या मैं फॉर्मूला देख सकती हूँ थोड़ा सा? हाँ फॉर्मूला देख लेना, लिख लेना एक जगह पर। चलो यही वाला ले लो, 5th ही ले लो। एक और पेपर था, मैंने कहा वो भी वो दे दो, ये 5th ही ले लो। चलो हाँ पूछो, रुको मैं उठा लूँगा। क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब मैं ये पढ़ा रहा था तो तुम गप्पे मार रहे थे। रिकॉर्डिंग देख के आए थे? रिकॉर्डिंग तो दिया था मैंने, कल ही भेजा है ग्रुप पे। देखो कल वरनी उसके पहले वाली भी भेजी है। देखो अगर हमने करंट कैरिंग वायर लिया तो
करंट कैरिंग वायर का मतलब ये वायर है, हमने इसे सर्किट से कनेक्ट कर दिया। जब इसके पास हम कंपास ला के रखेंगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन होगा। कंपास में डिफ्लेक्शन तभी होता है जब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका मतलब मेरा ये वायर कैसा बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह। जैसे ही स्विच ऑफ कर दिया फिर कंपास का डिफ्लेक्शन रुक गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वही तो लिखा है इसमें। ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, सरल वाला डायग्राम देखना। सोलेनॉइड वाला सैंकुलर रिंग बताया था, तुम आए थे इस वाले क्लास में। ये वाला अरे वो भी सेम टॉपिक पर इसमें बताया कि जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर एक कंडक्टर ले लें और आयरन फिलिंग रख दें तो आयरन फिलिंग कॉन्सेंट्रिक रिंग बना लेता है। आयरन फिलिंग कॉन्सेंट्रिक रिंग तब भी बनाता है जब हम उसके मैग्नेट रखते हैं। इसका मतलब इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। एक्टिविटी इस समय कोई वो नहीं राइट एंड थंब रूल लगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताने के लिए। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। when solid is heated it's हम सब सॉलिड के लिए पढ़ रहे हैं, अभी लिक्विड भी है गैस भी, बट हम सब सॉलिड के लिए पढ़ रहे हैं। when solid is heated its volume increase then expansion is called volume expansion. It is called volume expansion. It's called volume expansion. It's called volume expansion. Volume expansion का ये रहा, where gamma is coefficient of volumetric expansion. Where gamma is coefficient of volumetric expansion. Where gamma is coefficient of volumetric expansion. लिख लो अच्छे से इसको। इन सब की यूनिट देखो सेम है। चेंज अपॉन वॉल्यूम तो कट गया, टेम्परेचर बचा 1 अपन टेम्परेचर, केल्विन इनवर्स, डिग्री इनवर्स, सबकी यूनिट सेम है, तीनों की, अल्फा की, बीटा की और गामा की। जो गैसियस एक्सपेंशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे किसी और चैप्टर में, तो यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं उसको। PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन, जब हम गैस वाला टॉपिक पढ़ेंगे KTG तो वहाँ पढ़ेंगे, इसलिए इसको नहीं कराया गया। ये हो जाए तो बताना मेरे को, आगे बढ़ेंगे फिर। यहाँ तक ठीक है, हो गया। हैंग डालिए रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा मुंह ना बनाओ, इतना पढ़ाना पड़ रहा है। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसका रिलेशन होता है अल्फा अपॉन 1 बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। बड़ा आसान सा दिख रहा है, आसान है भी, तो चलिए इसको बनाते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं, समझते हैं डेरिवेशन। जो बुक में डेरिवेशन दिया उससे नहीं करा रहा हूँ मैं, थोड़ा अलग है, ऐसा लग रहा का मैं नहीं ले रहा हूँ, एक दूसरी बुक है उससे हम डेरिवेशन उठाए, दिखाते हैं। पहला हम लिख रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन। जैसे मान लो अगर हमने टेम्परेचर रेस किया 1 डिग्री, इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 यूनिट या 1 डिग्री, तो स्टार्टिंग में ये 1 यूनिट का था, तो जो न्यू एरिया एक्सपेंड होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो मुझे क्या बताता है कि कोई भी जो मटेरियल है, चाहे सॉलिड, चाहे वायर है या शीट है
या वॉल्यूम है वो कितने टाइम्स बढ़ रहा है, यही बताता है ना। डिग्री ऑफ एक्सपेंशन बताता है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन बताता है। तो जो न्यू एरिया आएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक शीट है ऐसे पेपर, समझिए, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो उसकी ये वाली लेंथ भी बढ़ेगी, इस तरफ वाली भी बढ़ेगी, इस तरफ वाली भी लेंथ बढ़ेगी। अगर हम इसको बना लें कुछ इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से इंक्रीज होगी। पहले यूनिट थी 1:1, हाँ, लेकिन हम उसमें करेंगे उनके चारों तरफ का, हम यहाँ पे सरफेस लेंगे, लीनियर कर रहे हैं, एक डायमेंशन लीनियर होगा, ये वाली हम लीनियर की तरह इंक्रीज होगी। पीस ऑफ पेपर की हर एक लेंथ जो है वो एक लीनियर की तरह बात करेगी। अगर हम कोई पेपर ले रहे हैं, मान लो ये पीस ऑफ पेपर है, इसको हम हीट करें तो अगर इसकी ये लेंथ बढ़ रही है तो एक लीनियर की तरह ट्रीट होगा, ये लेंथ बढ़ रही है तो लीनियर की तरह ट्रीट होगा, ये लेंथ बढ़ रही है तो लीनियर। एट द लास्ट क्या होगा, बढ़ के ये चारों तरफ से बड़ा हो जाएगा। यही है ना कहानी। तो कुछ वही सोच रहे हैं यहाँ पर भी। तो देखिए जो न्यू एरिया आएगा इंक्रीज होने के बाद वो 1 + α² आएगा। अल्फा यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। ठीक है, हम बुक वाला नहीं कर रहे बेटा, वो भी हम देख लेंगे, थोड़ा सा अजीब सा है वो। जो ओरिजिनल एरिया था आपका, ओरिजिनल एरिया वो था 1:1, साइड इंटू साइड, यही था ओरिजिनल एरिया। तो एक्सपेंशन कितना हुआ, एक्सपेंशन आपका हुआ आपका न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया। देखो ये 1 + α क्या हो गया, ये जो लेंथ है ये 1 + α बढ़ गई थी और ये वाली लेंथ भी 1 + α बढ़ गई थी। अल्फा डिग्री ऑफ कोफिशिएंट है या कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, ये बताती कि कोई चीज़ कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी। 3 बच्चे से 2 कौन हो गया, कौन गया? अच्छा, एनीवे उसको समझ नहीं आ रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो 1 + 2α + α² - 1, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया। और इसमें एक लाइन लिखेंगे कि चूंकि जो एक्सपेंशन कर रहे हैं बहुत छोटी वैल्यू कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इस केस में जो α² है, α² इज नेग्लिजिबल, नेग्लेक्टेड। जो एक्सपेंशन हो रहा है वो ये देखने में इतना बड़ा बनाया मैंने ना, एक्सपेंशन वास्तविकता में बहुत थोड़ा सा हो रहा है, माइक्रो लेवल पे हो रहा है। तो हमने कहा α² बहुत छोटी वैल्यू, उसको डिलीट कर दिया। तो बचा क्या, हमारे पास मिला चेंज इन, ये एक्सपेंशन का मतलब था चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया ये आपको मिला 2α। क्या मिला, 2α। 1 से 1 कट गया, बचा क्या, 2α। अब कोफिशिएंट, अब ये वॉल्यूमेट, ये कैसा बढ़ गया था बेटा, ये बढ़ गया था एरियल सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो गया था। मैंने कहा एक तरफ से हो रहा है अल्फा, ये लीनियर हो गया, बट बना तो क्या, पीस ऑफ पेपर। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। मैंने कहा टेम्परेचर जो चेंज किया गया है वो 1 यूनिट किया गया, मतलब पहले 0 था, 0 से 1 चले गए, 1 से 2 चले गए, 2 से 3 चले गए। तो ये क्या बना हमारा, बताओ आर्यन, जल्दी बोलो। क्यों कल, अरे तो अभी तो साइंस का कब है, साइंस का कब है फिर, जाओ। तो बीटा कितना आ गया, 2α, क्या आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अल्फा बीटा को देखो ध्यान से, यहाँ पर बहुत प्यार से देखो। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो 2 यहाँ चला जाएगा और 1 यहाँ जाएगा, बन गया वहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 2α। क्या समझना मैं बताता हूँ। लिया हमने पीस ऑफ पेपर, लेकिन हर एज कैसा ट्रीट हो रहा है, लेंथ की तरह। हमने लिया, इसको ऐसे समझाने की कोशिश करा, ये 2 साइड है पेपर का ये वाला साइड ट्रीट कैसा हो रहा है, लेंथ एक्सपेंशन हो रहा है, इसका भी लेंथ एक्सपेंशन, ये एक्सपेंड हो गया, फिर आपको एक नया पीस ऑफ पेपर मिला है। तो हमने यहां पर लिया था 1 यूनिट का, 1 + अल्फा ये बड़ा, 1 + अल्फा ये बड़ा। क्यों ऐसा कर रहे हो, 2 चीज, आपको ये रिलेशन दिख रहा है ना, बीटा इज इक्वल टू 2α, वो कहां से मिला, आपके बुक में भी दिया, बट आपका बुक का जो डेरिवेशन है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में समझा देता हूँ। थोड़ा सा मेरे को वो कॉम्प्लिकेटेड लगा था, ये ज़्यादा आसान लगा था। बुक वाला भी अभी समझा दूंगा, ये ज़्यादा आसान लगा था, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन एंड एरियल एक्सपेंशन।
सेकंड देखिए, सेकंड हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मान लेते हैं हमारे पास ये क्यूबॉइड है स्टार्टिंग में, ये हमारे पास क्यूबॉइड है, और जब ये एक्सपेंड होगा तो इसका सारा डायमेंशन एक्सपेंड होगा। हमने कहा ये 1 यूनिट का है, क्या है 1 यूनिट का है इसका लेंथ। फिर क्यूबॉइड का भी समझो, जब ये एक्सपेंड होगा तो ये वाला हिस्सा इतना बढ़ेगा, यहाँ पर ये 1 यूनिट का था तो अब ये बन गया 1 प्लस अल्फा। क्या बन गया, हाइट की भी पहले ये 1 यूनिट की थी, ये भी बढ़ गया, ये अब कितनी बन गई 1 प्लस अल्फा। और पीछे दिख नहीं रहा है, बैक जो थर्ड मॉडल है ये वाला, ये 1 यूनिट था, ये भी एक्सपेंड हो गया कितना अल्फा। तो अब कितना बन गया ये 1 प्लस अल्फा। बोलो हाँ या ना। कीबोर्ड के तो 3 एज होंगे ना, और तीनों एज कैसे एक्सपेंड करेंगे, लिनियरली। ये 3 एज होंगे, अगर देखने को तो ये 3 एज है। बन जा मेरे भाई, आ जा। एज तो समझते हो ना इतना। तो कीबोर्ड के भी ये 3 एज है, 3 एज है, ठीक है। मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो लेंथ भी बढ़ी, पहले 1 यूनिट था 1 प्लस अल्फा, ये 1 यूनिट थी 1 प्लस अल्फा, ये भी 1 यूनिट थी 1 प्लस अल्फा। तो तीनों एज 1 प्लस अल्फा से बढ़ा, तो वॉल्यूम होता क्या है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम 1 प्लस अल्फा का क्यूब। बोलो है ना। ओरिजिनल वॉल्यूम होगा आपका 1 का क्यूब, ओरिजिनल वॉल्यूम। बोलो है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब बता दो मुझे, तो मेरे को आता नहीं है। ए क्यूब प्लस, देख लेना मुझे बता देना, यही है ना, मैं तो कट पेस्ट करके लिखा हूं, यही होता है। अब एक्सपेंशन, चेंज इन वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये हो जाएगा आपका चेंज ऑफ वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर। ये तो चेंज हुआ ना टी टेम्परेचर पे, ये वाला चेंज वाला है, ये वीटी है, ये वीटी है और ये वी नॉट है। रख देते हैं सर यहाँ पर। तो 1 क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब माइनस 1। यहाँ तक बताओ ठीक है। मैंने कहा कि 1 से 1 कट गया और एक्सपेंशन बहुत थोड़ा सा है, तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। तो बचा केवल क्या 3 अल्फा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, नेग्लेक्ट, और ये तो कट ही गया। तो बचा मुझे क्या मिला 3 अल्फा। क्या बता दी, ये मिला आपका चेंज। अब गामा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का फॉर्मूला बताओ। ये होता है आपका चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू चेंज इन टेम्परेचर। हमने ये की यूनिट चेंज करना है, टेम्परेचर में कितना चेंज किया हमने 1 यूनिट। तो गामा इज इक्वल टू क्या मिल गया 3 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था देखो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है मैच। स्टार्टिंग में जो हमने लिखा था यहाँ देखो, अरे मेरे भाई कहाँ चले गए, इस पे देख लो इसको। तो अल्फा अपॉन 1, अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया 3 अल्फा आ गया कि नहीं आ गया, यानी हमारा डेरिवेशन सेटिस्फाई। अब ये डेरिवेशन समझ आया तो ये लिखो, नहीं तो आपकी पुस्तक में है एक वो भी देख लेते हैं। इसमें तो मिट गया है मेरे बुक में, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। हाँ बस ये ज़्यादा आसान है, समझे। ये जो हमने किया डेरिवेशन ये ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू इसमें जो लिखा है। टॉपिक नंबर है 11.14 रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो आपको बुक वाला समझ आया तो बुक वाला समझ लेना, मेरा वाला समझ आया तो ये लिख लेना। ये मैंने नहीं बनाया है, किसी बुक से उठाया है मैंने भी, ठीक है। लो भाई सब ठीक है। एक क्लास नहीं है, सिलेबस खत्म हो गया देखो तुम्हारा सॉलिड का। ऐसे खींचता हूँ मैं सिलेबस, सिलेबस खींचने में बहुत एक्सपर्ट हूँ मैं, बहुत तेज खींचता हूँ सिलेबस, उसमें मत जाना। सर मेरे को समझ तो आता नहीं है, सिलेबस खींच देता। कुछ कहो जीविका। ये वाला पेज बता दो, लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज करता हूँ मैं। तो आज का जो टारगेट था वो मैंने अचीव किया। अब इस पे क्वेश्चंस करते जहाँ तक हमने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा एक एक जितना होता है। आरोही ने लेफ्ट किया है क्योंकि उसके पेपर में आ रहा है ग्रेविटेशन, सॉलिड और फ्लूइड। ये नहीं आ रहा है पेपर। आरोही ने अभी ज्वाइन किया है हमारा सेंटर मानसरोवर।
यहाँ पे नहीं, मानसरोवर में। बेटा 1/3 खत्म। चलिए सवाल करने पे आते हैं हम लोग। अब हम कनेक्ट करेंगे इसको अपने आईपैड से और हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे, जहाँ तक हमने पढ़ा। 25% है केवल। चलो कहाँ है चार्जर मेरा? आप लोग लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। ये वाला नेक्स्ट पेज कर दो। देना न्यू एडिशन वाली ऐसा होगा। द मॉलिकुलर एक्सपेंशन ऑफ थर्मल है ना, ये भी अगेन फॉर योर नॉलेज, नॉट आस्क इन अ पेपर, यू कैन कट इट। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया, स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल ऑफ द रेलवे ट्रैक, स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द ग्राइंडर यूज फॉर सपोर्टिंग ब्रिजेस, iron ring to be put on the rim of cart while it is always slightly smaller diameter than that of wheel. The clock pendulum are made of inware, पता नहीं क्या होता है. The glass stopper jam in a neck of glass bottle can be removed by warming the neck of bottle. ये कुछ होता है ना, कुछ गर्म करते हुए एक्सपेंड होता है तो बॉटल वाला खोलते हैं, कुछ ऐसे कुछ है. ठीक है. एक लाइन और समझिएगा कि जो टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, इसमें कंक्लूजन लाइन लास्ट का पढ़िएगा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. सिंपल सी बात है, क्यों? गैसेस में कन्वर्ट होता है तो हल्का हो जाता है. ठीक है. मैं कह रहा हूँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है पढ़ने की, अगर आप पढ़ते हैं तो भी बुरी बात नहीं है. चार्ज नहीं है क्या पेंसिल? मैं कह रहा हूँ मॉलिकुलर एक्सपेंशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये थ्योरेटिकल है, आप इसको पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, कट्टम है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक दो एप्लीकेशन आप देख लेना, ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है. एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, इसमें भी सेम है. अपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर. राइज इन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या है इसमें, एक बार देख लेते हैं. व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स कंटेनर ऑल्सो एक्सपेंड. ठीक है, जिस बर्तन में रखते हो बर्तन भी एक्सपेंड करता है. वो हमें बात अलग बात है, भगवाना दिखता नहीं एक्सपेंड करते हुए. द ऑब्जर्व्ड एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड अपरेंट एक्सपेंशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन, it is defined as apparent increase in the volume per unit original volume at 1 degree rise in a temperature. Coefficient of real expansion, it is defined as the real increase in a volume. ठीक है, फिर इन दोनों का एडिशन है, सिंपल सा, एक अपरेंट और रियल रट लेना, उन दोनों को हमने ऐड कर लिया. दोनों का फॉर्मूला सेम है, वाई आर और वाई अरे गामा और गामा ए का, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल इनटू टेम्परेचर, दोनों को ऐड कर दिया गया. सिंपल. वेरिएशन इन डेंसिटी विथ टेम्परेचर, ये फॉर्मूला है. रो डैश का मतलब है चेंज इन डेंसिटी, रो का मतलब है ओरिजिनल डेंसिटी, 1 माइनस गामा डेल्टा टी. गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कौन सा? वॉल्यूमेट्रिक, है ना. यहाँ पे लिखा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. बता रहा हूँ. जैसे एक बॉटल में पानी है, उसका पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर पे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 1000 kg मीटर क्यूब होता है. उसको हमने गर्म किया तो वो वेपर में कन्वर्ट हुआ. वेपर में किया तो हल्का होगा, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी. मतलब क्या नया वैल्यू आएगी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है. क्या चेंज हो रहा है? स्टेट. देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं इसको. वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, व्हेन अ गिवन मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज एंड हेंस डेंसिटी डिक्रीज, क्योंकि m इज इक्वल टू होता है, अरे डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन v, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे.
if V and V dash are the volume and rho is a rho and rho dash a density for given mass m, then टेम्परेचर T प्लस, तो आपका V हो गया आपका V डैश प्लस 1 अपॉन वॉल्यूमेट्रिक से बना ये वाला। वैसे तो मास भी कम नहीं होगा। मास फिक्स रख रहा है ना, मास यहाँ पे फिक्स बोला, लेट m बी द मास, देखो मास नहीं चेंज किया इसने, V डैश किया, रो डैश किया, हम मास लेते हैं 2 लीटर ही है, चाहे वेपर बन रहा है तो भी 2 लीटर है, कंबाइन करें, मास फिक्स कर दिया हमने। मास एक स्केलर क्वांटिटी है ना, वेट चेंज होगा, क्या चेंज होगा, वेट चेंज, मास स्केलर क्वांटिटी है। कंजर्वेशन ऑफ मास में हम यही पढ़ते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट मास हीट में कन्वर्ट हो जाए, बट जो पहले था वो बाद में भी रहेगा, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो यहाँ दोनों कहानी देखो, यहाँ भी मास सेम है और यहाँ पर भी मास है, वी डैश में भी मास सेम है, वी में भी मास सेम है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया रो 1 प्लस ये समथिंग इनवर्स। एक्सपेंडिंग बाय द बाइनोमियल थ्योरम वगैरह उतना मैथ आती नहीं है, सीधे हमें आंसर रख लिया हमने, रो प्लस बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, अपर पावर को रिड्यूस खत्म कर देंगे 0, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, रो इज इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। रो डैश क्या है, न्यू डेंसिटी, रो क्या है, ओल्ड डेंसिटी, गामा क्या है तो कोई चीज़ माइनस हो रही है, माइनस में इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। अगर आप रो को अंदर भेजो तो रो माइनस समथिंग हो जाएगी, तो पहले जितनी भी डेंसिटी थी उससे कोई चीज़ माइनस हो रही है, तो न्यू डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये मैथमेटिकल हो गया, हम लॉजिकल भी बता दिए, ठीक है। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वही बताया मैंने कि 0 से लेकर 4 डिग्री तक पानी क्या होता है, पहले सिकुड़ता है, कंप्रेस होता है, फिर 4 डिग्री के बाद ये एक्सपेंड होता है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर या एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आप ये देखो फिगर 11.17 देखो, टेम्परेचर बढ़ रहा है 5 तक, मतलब 4 के आसपास, वॉल्यूम घट गया, देखो 1.0013 से हम आ गए 1.00, 4 के बाद टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ गया, देखो ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, इस बिहेवियर को बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर, इसको भी पढ़ लो आप लोग एक बार। और कुछ यही है यहाँ पर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, कुछ वो जो कौन सा होता है, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, हवा ठंडा पानी गर्म, कुछ उसका भी एप्लीकेशन ये है, एक बार पढ़ लीजिए पूरा, कुछ है नहीं, जस्ट गो थ्रू दिस। Almost all the liquid expand on being heating, but water behave in a peculiar manner. When water at 0 degree is heated, its volume decrease and therefore density increase until its temperature reach to 4 degree. Above the 4 degree Celsius, the volume increase and therefore density decrease. Thus, water at 4 degree has a maximum density. यहाँ पर शायद डेंसिटी का भी बनाया गया है, ये दोनों कर्व, इनको दोनों को कंपेयर कर सकते हो। 0 से 5 तक आपकी डेंसिटी क्या हुई है, बढ़ी है सबसे ज़्यादा ही, उसके बाद 5 के बाद टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, डेंसिटी घटी है। ये दोनों ग्राफ आपको समझ आना चाहिए। क्या ये दोनों ग्राफ जीवी का समझ आ रहा है? इसी ग्राफ को बोलते हैं जो है पानी का एबनॉर्मल बिहेवियर। नीचे वाला कह रहा है टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, कहाँ तक, 4 डिग्री तक, मैक्स टू मैक्स 4 तक। 4 के बाद डेंसिटी घटनी शुरू हुई, 4 के बाद घटनी शुरू हुई। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एनॉमलस बिहेवियर एक्सपेंशन क्या है? द एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हैज़ अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन अ एक्वेटिक लाइफ, जो समुद्र में या मछलियाँ तालाबों में रहती है। सिंस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री, water at the bottom of lake remain at 4 even it freeze at the top surface. This allow marine animal to remain alive and move freely near the bottom. If water did not have this property, lake and pond will be freeze from the bottom up, which would destroy the entire aquatic animal and plant. अच्छा वो भी देखेगा ना, कई जगह पर ऊपर ग्लास की लेयर बन जाती है ग्लास की और नीचे पानी रहता है, वो पूरी बंदे का कुत्ता गिर जाता है, खोजता रहता है, कुत्ता नीचे तैरते रहता है ना, वीडियोज आती है, यही कुछ कंडीशन होगा वहाँ पर भी। देखे होंगे रील्स, पता नहीं कोई मूवी थी, उस बेचारे कुत्ता नीचे गिर जाता है, वो दिखते रहता है नीचे नीचे। हाँ मन नहीं पड़ा, वो तो कॉपी किया है किसी से, हाँ एंटरटेनमेंट में है बट वो कॉपी है किसी हॉलीवुड मूवी से उठाया गया है। इंडिया में मूवी बनाना बहुत आसान है, पैसा होना चाहिए। हॉलीवुड की मूवी देखो 100-150 सबसे क्लिपें उठाओ, काट पीट के उससे अपने मूवी में डाल दो, आपकी मूवी बन जाएगी। 300 का 1000 करो, पैसा बनाना बहुत आसान है। वो एटली यही तो करता है, एटली 300 करोड़ रुपया लगाया उसने, 1000 करोड़ जवान ने कमा ले, 700 करोड़ का मुनाफा। कैसे? कॉपी पेस्ट किया सारा चीज़, और थोड़ा सा इंडियन तड़का मार देना। हम कहाँ तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले मैं आपको वो बता दूं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 तक कर सकते हैं, पेज नंबर 15 तक के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक हीट है, वो हम अगली कक्षा में करेंगे। पहले जितना पढ़ लिया उसके हिसाब से पढ़ते हैं।
अब जितना मैंने पढ़ाया घर जाके पढ़ना है आपको, ठीक है। टॉपिक नंबर 11.19 आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज़ द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, डिलीट है, ठीक है। इसको आपको नहीं पढ़ना है। आइडियल गैस टेम्परेचर आपको नहीं पढ़ना है, थर्मोमेट्री आपको नहीं पढ़ना। 3 टॉपिक आपने एसएलआर से काट देना है, ठीक है। 10.9 का 11.9 काट देना है, 11.11 काट देना है, 11.10 काट देना है, इसको नहीं रीड करना है। जय माता दी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करिए, सब लोग ट्राई करिए एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 6 तक। और इन टेक्स्ट में इसमें 10 क्वेश्चन है, 5 कर लो कम से कम, पहला 5 दे दो भाई उसको। तो बात बुक है तुम दोनों के पास? तुम्हारे पास है? उसकी तो मैंने ले ली, तुम्हारी कहाँ है? नहीं तुम्हारी कहाँ है? तो आपस में शेयर करो फिर, शेयर करने के लिए मैंने कहा था। सब लोग स्टार्ट करिए 1 से लेकर 6 तक। ये आएगा तुम्हारे पेपर में ये चैप्टर? तुम ग्रेविटेशन करो, डाउट ले लो मेरे से, मैं करा देता हूँ। 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं बस। मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, तो कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, मैं आके पढ़ाता हूँ ग्रेविटेशन। मेरा फ़ोन कहाँ चला गया? नहीं नहीं नहीं, हमने बस स्ट्रक्चर बताया था, कुछ पढ़ाया भी नहीं था फर्स्ट क्लास में। ऐसा करो, ऑनलाइन वाले बच्चों को कौन है, वंशिका रह गई है ना, तो वंशिका को टाटा बाय बाय कर दो और क्लास एंड कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो और अपलोड लगा दो, इतना काम कर दो।